वो दिन और आज का दिन 10-12 साल हो गए हैं और अभी भी इधर ही बैठा हुआ है। अब उसके बाद 4 लोग हैं, आप उसके पास चले जाएं, जब भी जाएंगे आपको लाइन में लगना पड़ेगा। 10वां 12वां 14वां नंबर होगा, जितने लड्डू डालते हैं वो निकलते हैं, साथ ही बिक जाते हैं, साथ फिर अगली लाइन में आप लग जाएंगे। थ्रू आउट सारा दिन यही हो रहा होता है। अब ये वैल्यू प्रोपोजिशन है। ही इज द ओनली वन, ही इज द ओल्डेस्ट वन। सेकंड जो सेक्टर है जी वो लाइफ स्टॉक का, और इसके अंदर बहुत एरियाज हैं। इसके अंदर सबसे पहला लाइफ स्टॉक है, शीप्स हैं, पोल्ट्री है। मैं क्यों कह रहा हूं ये डेटा आपके सामने, और आप सोचें, चले मैं पहले एक बात करूं। मैं जब अमेरिका से आया ना, तो मैं लोगों से कहा करता था, यार अमेरिका के अंदर जब मैं जिस जमाने में होता था, 30 सेंट का पाउंड चिकन होता था, 30 सेंट, यानी कि 30 पैसे का पाउंड, आधा किलो। लेकिन स्टेक होती थी $4 की आधा किलो। 30 सेंट और $4। पाकिस्तान में तो वड्डा गोश्त खाते नहीं ना, और जी ऐसी वड्डा नहीं खाते। आपको तो दुनिया में जो रेस्टोरेंट्स के अंदर सबसे ज्यादा जो गोश्त जाता है वो क्या जाता है? बीफ। आपको पता स्टेक कितने की मिलती है? अमेरिका के किसी अच्छे, यूरोप के किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर स्टेक तो खाएं, 35 यूरो की, 50 यूरो का खाना है एक स्टेक। बीफ इतना महंगा है, तो यहाँ पे लोगों को अक्सर मेरी बात समझ नहीं आया करती थी, लेकिन इस साल का डेटा आपको शायद समझाए मेरी बात, कि पाकिस्तान में पिछले साल में चिकन की कीमत 21% बढ़ी है, मटन की 21% बढ़ी है, बीफ की 45% कीमत बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? इतना रेस्टोरेंट है, बर्गर पैटी बनना ही बीफ का है, और बीफ महंगा हो गया। एक जमाना था चिकन महंगा होता था, एक ही मेन्यू कार्ड पे लिखा होता था ये बर्गर या ये पिज्जा चिकन का इतने का, बीफ का इतने का है। अब उल्टा साहब है, बीफ वाला महंगा, चिकन वाला सस्ता है। और इसके अलावा एक्सपोर्ट होता है सऊदी अरब की मार्केट्स में, अफगानिस्तान में सारा बीफ आपका जा रहा है। पीपल लव योर बीफ, आपको कदर नहीं अपने बीफ की। मल्टीनेशनल से पूछें आपका बीफ क्या है, तो ये बीफ आपका जब तक नेटो की फोर्सेस थी ना अफगानिस्तान में, तो ट्रक भर भर के नेटो में जाता है, अफगानिस्तान जाया करते थे। अभी भी जाता है, लेकिन अब इस तरह बहुत जाता है पैक्ड होके। मलेशिया में जाता है, सऊदी अरब में जाता है, दुबई में जाता है, साथ यूरोप में जाता है। तो ये आपका बीफ, आप अपने मुल्क में ये काम भी कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं। और ये फर्क है इनके, अगर आपने लाइफ स्टॉक बेसिकली आप मीट की मार्केट के लिए कर रहे हैं। मल्टीनेशनल के बड़े स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड्स हैं, वो आपसे रेट फाइनल कर लेते हैं, खुराक आपके पास है, और उन्होंने आपको बता देना हमने कितने वजन का हमें बच्चा चाहिए, 4 महीने के अंदर हमें इतने किलो का बच्चा करना है। गाहक आपके पास लगे हुए हैं, तो वो जाके देखिए साहिवाल के अंदर लोगों ने क्या कुछ काम छोड़ के बच्चा फार्मिंग शुरू की हुई है, और पक्के कस्टमर लगे हुए हैं मल्टीनेशनल। रोज के 10 बच्चे निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, और कह रहे हैं रोज हर बच्चे के पीछे 15,000 रुपया जा रहा है, 15,000, 15,000, 15,000, 15,000, 20, 3 लाख रुपया रोज का प्रॉफिट ऐसे। तो ये बच्चा फार्मिंग डिपेंड करता है आपके पास कोई ऐसी जगह है। डेयरी फार्मिंग है, आपके सामने दूध कई बार 140 पे पहुंचा हुआ है, और अब इसने और बढ़ना है। तो चाहे पोल्ट्री कर लें, चाहे शीप्स कर लें, मटन पाकिस्तानियों के लिए, बाहर के मुल्कों में मटन को कोई नहीं पूछता। तो डेयरी हो या शीप हो, या दूध के लिए काम करना है,
या आपने गोश्त के लिए काम करना है, जो भी करना है, या आपने मैं कई ऐसे बिजनेसेस जानता हूं जो एक ही काम करते हैं, जो पूरा साल एक जानवर भी नहीं बेचते, सिर्फ काम ईद का करते हैं। उन्होंने हर साल 200 जानवर 300 जानवर सिर्फ बड़ी ईद के लिए तैयार करना है, पूरे साल की कमाई वो करते हैं उसी में। ऐसे भी लोग हैं। अब ये मैं इसलिए कहता हूं ये बातें सुनी सुनाई नहीं है, ये बिजनेस, इसे कहते हैं बिजनेस मॉडल क्या है जी। मैंने 2 मल्टीनेशनल के साथ काम कर दिया, मैं मैकडॉनल्ड्स को सप्लाई करता हूं या मैं उसको सप्लाई करता हूं, मेरे रोज से 2 बच्चे निकल जाए, ये भी एक बिजनेस मॉडल है। मैं सारा साल कख नहीं करता जी, मैं सिर्फ ईद के उत्ते बेचना, मैं सारा साल पाल के साइज कर देना, ईद के उत्ते बेच देना, ये भी बिजनेस मॉडल है। तो आप देखें आपको क्या बिजनेस मॉडल सूट करता है। आप बिजनेस मॉडल, अब आदमी अपने रिसोर्सेज को देख के, कैपेबिलिटीज को देख के, कॉम्पिटेंसीज को देख के, जराये को देख के, लोग कौन से हैं, जगह कौन सी है, मार्केट कौन सी है, उसको देख के आप बनाते हैं। अच्छा, अब जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, तीसरा जो मैंने आपसे सेगमेंट का जिक्र किया था, एक आपकी एग्री फार्मिंग हो गई या फूड का बिजनेस, उससे रिलेटेड लाइन एक ही है। एग्री फार्मिंग हो तो वो अनफिनिश्ड है, रॉ मटेरियल है, जो उसकी सप्लाई चेन अगर आप देखें, क्योंकि ये सप्लाई चेन के ऊपर बिजनेसेस डेवलप होते हैं। और उसके बाद दूसरा आपका लाइफ स्टॉक डेयरी आ गया, वो भी एक तरह से फूड है, और उसकी एंड प्रोडक्ट आपको नजर आ रही है, या प्रोसेसिंग करके आप पैकेजिंग करके गोश्त बेच रहे हैं, या फिर उसको पका के आप रेस्टोरेंट में बेच रहे हैं, तो वो एक ही लाइन चेन, फूड चेन एक ही है। तीसरा एरिया जो है वो एसेंशियल सर्विसेज का है, जिसको फर्क नहीं पड़ता। मसलन एक सबसे बड़ा एरिया जो एजुकेशन है, कंपलसरी एजुकेशन का। अब बच्चों को लोग स्कूल से नहीं उठाते, साल ज़ाया हो जाता है, कॉस्ट बहुत ज्यादा है, पता नहीं दोबारा दाखिला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फंस के होते हैं। तो ये एक ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर अचानक से वो, जब तक वो बर्दाश्त कर सकेंगे वो चलाते रहते हैं, फीसें देते रहते हैं। तो अगर तो आपका कोई कोचिंग है, और एक बात याद रखिए, स्टार्टअप हो या जब भी कोई भी बिजनेस, अगर आपके बिजनेस की वैल्यू प्रोपोजिशन ठीक है तो आप किसी वक्त में भी कामयाब हो जाएंगे। एक बिजनेस का मॉडल ये होता है कि ये करंट मार्केट है, डेवलप्ड है, मैं किसी के पास जाके चंक इसका उठा लूं। लोग यहां पे आके दही बल्ले खा रहे हैं, मैं भी एक रेडी साथ लगा लेता हूं। इसमें वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपके पास कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। वो भी 120 का बेच रहे हैं, आप भी 120 का बेच रहे हैं, वो भी रेडी पे बेच रहे हैं, आप भी रेडी पे बेच रहे हैं। वो प्लास्टिक के डब्बे में दे देगा, आप भी प्लास्टिक के डब्बे में दे देंगे। वो भी अड्डे प्लाट पे, आप भी अड्डे प्लाट पे हैं। वो भी प्याज डाल रहे हैं, आप भी प्याज डाल रहे हैं। तो जो इस तरह के बिजनेसेस होते हैं वो हमेशा तंगी में आ जाते हैं, क्योंकि जब बिजनेस की मार्केट स्क्वीज होती है, तो जो अभी 4 दुकानों पे कस्टमर जा रहा है, जब बिजनेस कम होगा, जो सस्टेन नहीं कर पाएगा, या तो वो दूसरे बिजनेस को लगा के अपनी कम सेल को पूरा करने की कोशिश करता है, या उनमें से एक आधा बिजनेस बंद हो जाता है। 4 की बजाय 3 होटल रह जाएंगे, 4 की बजाय 2 दुकानें रह जाएंगी, या 2 ढाबे रह जाएंगे, जब मार्केट कम होती है। तो ऐसी चीजों की, लेकिन अगर आपके पास कोई वैल्यू प्रोपोजिशन है, जो आपके हाथ की प्रोपोजिशन है, मसलन हलीम आप ही बेच रहे हैं, उस तरह की हलीम कोई नहीं देता। जो आपका दही बल्ला, या मैं अक्सर एक एग्जांपल देता होता हूं, मेरा एक बहुत पुराना, तो जब आदमी का ये शोभा हो तो उसको एक तरह बीमारी लग जाती है, वो लोगों को मशवरा देता रहता है। तो मेरा एक बहुत मुझे शौक था, ये लड्डू पीठियों वालों का। लड्डू नहीं होते, लड्डू जो दाल के बनते हैं, लड्डू नमकीन, मुझे बड़ा शौक था उसका। साफ जरा हर जगह मिलते नहीं है, और हर गंदी दुकान से आदमी खा भी नहीं सकता। तो मैं जोहर टाउन में रहता था, डॉक्टर हॉस्पिटल के साथ। डॉक्टर हॉस्पिटल के सामने सड़क नहर के उस तरफ एक रेडी वाला बैठा होता था। मैं उसको बंदे को अपने हाथों से ग्रो होते हुए देखा, अपनी आंखों के, बहुत मजे के थे, और वो आपके सामने बना रहा होता है।
तो जो ही गर्मी आती थी ना तो वो शरबत लगा लेता था। तो सारे शरबत लगा लेते थे, वो 3-4 रेड़ियां होती थी, सब शरबत लगा लेते थे। सर्दी आती थी तो सारे लड्डू लगा लेते थे। मैंने उसको ये कहा कि तेरा लड्डू इतने मजे का है, तुझे चाहिए कि तू शरबत ना लगाए। कहना गर्मियां जो लोग खान गए नहीं। मैं कहा नहीं, 4 रेड़ियां तुम नहीं खान गए, एक तू खान गए, कस्टमर कम हो जाएगा ना। तू अपना नीश ना छोड़, इनको तू शरबत लगाने दे। वो दिन और आज का दिन 10-12 साल हो गए हैं, अभी भी तेरी बैठा हुआ है। अब उसके बाद 4 लोग हैं, आप उसके पास चले जाएं, जब भी जाएंगे आपको लाइन में लगना पड़ेगा। 10वां 12वां 14वां नंबर होगा, जितने लड्डू डालते हैं वो निकलते हैं, साथ ही बिक जाते हैं, साथ ही अगली लाइन में आप लग जाएंगे। थ्रू आउट सारा दिन यही हो रहा होता है। अब ये वैल्यू प्रोपोजिशन है। ही इज द ओनली वन, ही इज द ओल्डेस्ट वन, ही हैज द क्वालिटी लड्डू। अब वो उस ऐसी जो प्रोपोजिशन है जो किसी का नीश है, यूनिक जो है, उसको नीश कहते हैं बिजनेस की टर्मिनोलॉजी में। कि जो मेरा काम है मेरे से बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो अगर आपका काम आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता तो फिर आप भी उतना ही रेट ना लेना जितना ले रहे हैं। या तो अगर आपकी कोई ऐसी वैल्यू प्रोपोजिशन है जो उनसे बेहतर है तो फिर आप ज्यादा ले लें कि यार मेरा समोसा 100 रुपए का है, लेकिन ये समोसा आपका 200 रुपए का खाना बचा लेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इट इज नॉट द समोसा जो आप कहते हैं कि 30 रुपए से ऊपर नहीं बिकता। समोसा एज अ स्नैक 30 से ऊपर नहीं बिकेगा। समोसा ऐसा खाना, अगर समोसा 200 रुपए का खाना बचाता है तो 100 का समोसा सस्ता है। इसे वैल्यू कहते हैं, प्रोपोजिशन कहते हैं। ये जो हमारे दिमागों में कॉन्सेप्ट है ना 30 रुपए का समोसा, ये तो मार्केट का हर बंदा 30 रुपए का बेच रहा है, आपका इसमें क्या कमाल है? तो ऐसे बिजनेस और ऐसे स्कूल जिनका सब्स्टिट्यूट मौजूद है वो प्रॉब्लम में आते हैं। लेकिन अगर आपका स्कूल कोई वैल्यू प्रोपोजिशन दे दे कि मैं जी कुरान फ्री में पढ़ा रहा हूं, मेरे स्कूल का बच्चा ट्यूशन नहीं पढ़ेगा, मैं आपका हर साल 25% बच्चों को स्कॉलरशिप देता हूं, मैं लोग बच्चों को जो टॉप के बच्चे हैं मैं उनका 8वीं 9वीं 10वीं इकट्ठी करा देता हूं, सम प्रोपोजिशन, तो फिर आपका स्कूल बंद नहीं हो सकता। फिर जो लीडर होते हैं ना, फिर उनकी तरफ वो इतना हायर बेंचमार्क बना देते हैं कि वो बाकी बेचारे मुसीबत में आ जाते हैं। हर बंदे की, मसला फर्ज करें एक स्कूल का टीचर है जो खुद हाफिज है, उसकी कॉस्ट कोई नहीं है, चलो यार आधा घंटा मैं पढ़ा दूंगा, अल्लाह भी मुझे रिवॉर्ड देगा। दूसरे स्कूल वाले को, हाफिज को एंगेज करने के लिए 30,000 रुपए तनख्वाह देनी पड़ती है। इस तरह की अगर आप 3 चीजें करते हैं जो सिर्फ आपके पास हैं लेकिन दूसरे को कॉस्ट कर रही हैं, तो वो बिजनेस से बाहर जा सकता है या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो सकती है। यार ये कितों आ गया? तो ऐसी चीजें जो आपकी प्रोपोजिशन है उनको ढूंढें, तो फिर इस टाइम में वो ऐड करें अपने करंट बिजनेसेस के अंदर भी। समझ आ रही है? तो ये समझना कि पैसा हर चीज का एक रेट है, प्राइस है, दैट इज रॉन्ग। जो आप लेना चाहते हैं उस पे वैल्यूज में उसको वैल्यू फॉर मनी दें और मार्केट के नॉर्म्स को फॉलो ना करें। अगर मार्केट के नॉर्म्स को फॉलो करेंगे तो फिर वही होगा जो बाकियों के साथ हो रहा है। तो एक सबसे बड़ा जो टिप है वो ये है, एजुकेशन है। अगर मार्केट कम हो गई है, गिव समथिंग है। बच्चों को स्पोर्ट्स में आया है, कुछ और चीज में, कोई पढ़ाने में, कोई ट्यूशन में, कोई साल बचाने में, कोई स्कॉलरशिप में, कोई खाना देने में, कोई उनकी माँ बाप के लिए सेशन कराने में, कुछ तो गिव देम सम एक्स्ट्रा यार। तो फिर आप जैसे जब एक्स्ट्रा आते हैं तो वो बिजनेसेस सरवाइव करते हैं, या वो सबसे खुदा खासा ऐसे कोई बिजनेस हो तो वो सबसे आखिर में मरेंगे, सबसे पहले दूसरा वो मरेगा जिसकी वैल्यू प्रोपोजिशन नहीं। इसी तरह हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे दी है। भी अगर लोगों के पास पैसे नहीं है
तो कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं जिसपे उनको मजबूरी है, उनका कोई चॉइस ही नहीं है, किसी की टांग टूट गई है, सर्जरी होनी है, वो तो कोई चॉइस नहीं है। लेकिन 60-70% ऐसी चीजें हैं जिसका ऑल्टरनेट अवेलेबल है, और अरसलान वही करता है। पहले मैं करता था, अरसलान यही करता, वो ऑल्टरनेट अवेलेबल है। कई चीजों का वो बता देता है, कभी अगर आपने डॉक्टर के पास जाना है वो ये करेगा, इस पे इतनी दवाइयां खाएंगे, इसके नुकसानात ये हैं, नहीं तो 15 दिन ये कर लीजिए, इससे आप फर्क में आ जाएंगे, ठीक हो जाएगा। तो वो साथ ही वो 8,000 रुपया, इसकी अगर आप फेसबुक पे पेज पे जाके देखें असलान के, वो जो लोगों के फीडबैक लगे हुए हैं, वो यही लगा हुआ है कि जब इन्होंने 6,000-7,000 मांगा, मुझे लगा बहुत महंगा है, बाजार में तो 2,000 रुपये का जामा हो जाता है, अब मुझे लग रहा है ये बहुत ही सस्ता है। तो आई रिकमेंड एवरीवन टू गो देयर। मेरी 6 साल का यह मसला खत्म। अब वो 6 साल में कितनी डॉक्टरों को फीसें दे चुका होगा। तो ये वैल्यू प्रॉब्लम, वैल्यू, गिव वैल्यू फॉर द मनी, स्पेशलाइज हो जाए। इसी तरह से फार्मास्यूटिकल है, दवाई है किसी ने लेनी है, अब ये हर बंदे के बस की बात नहीं है। साधारण फार्मास्यूटिकल कंपनी है, फर्ज करें आप फार्मासिस्ट हैं, तो फिर तो आपके लिए एक बनता है, नीश बनता है एरिया। अगर आप फार्मासिस्ट नहीं है और आपको एक फार्मेसी के लिए फार्मासिस्ट हायर करना पड़ता है, शायद ये आपकी वैल्यू, आपके लिए ये वर्थ बिजनेस ना हो, वैल्यू फॉर मनी ना हो। आप समझे कि यार ये मेरी ख्वाहिश तो है कि मैं फार्मेसी खुल कर, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई स्पेशल नीश नहीं है, मेरी कोई स्किल्स नहीं है, मेरे लिए इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है? अगर 6 फार्मेसिस्ट के लिए मुझे एक फार्मासिस्ट हायर करना पड़े, या हर फार्मेसी की हर ब्रांच के लिए, दैट विल बिकम टू एक्सपेंसिव। तो कुछ स्टैंडर्डाइज, जैसे फार्मेसी का भी वही हाल है जैसा अगर रिटेल स्टोर का हाल है, कि चाहे लिप्टन का डब्बा इधर भी उतने का मिलना है और फार्मेसी की गोली भी इधर से उतनी ही मिल रही है, उतना ही मार्जिन मिल रहा है। तो इसमें जो मुकाबलेबाजी है वो ब्रांडिंग की है, फैसिलिटीज की है, एसी लगा हुआ है, साफ सुथरे इसकी कुछ और ब्रांडिंग है, क्योंकि आप अपना कुछ भी नहीं दे रहे, जो आपको आ रहा है वो पीछे से मल्टीनेशनल कंपनी के नाम से आ रहा है। इसमें वो फिर आपकी यूनिकनेस नहीं आती। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपके पास यूनिकनेस है तो फिर यूनिकनेस पे बिजनेस बनाएं, और अगर यूनिकनेस नहीं है तो फिर वो चीजें लें जो ऑलरेडी जिसकी मार्केट एस्टेब्लिश है, जिसमें मार्जिन कम होगा, लेकिन गली के नुक्कड़ के दुकान के ऊपर लोगों ने रोज डबल रोटी लेने तो आना ही आना है, बच्चों ने टॉफी तो खानी खानी है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये अब आपने डिटरमिन करना है कि आपके पास क्या एक्सपर्टीज है। इसी तरह यूटिलिटी की सर्विसेज हैं, बिजली है, पानी है, गैस है, मुरम्मत वाले हैं, प्लम्बर हैं, बिजली वाले हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, घरों की मुरम्मत वाले हैं, टेलीफोन लाइन वाले हैं, नेट वाले हैं, प्राइवेट कंपनियां भी हैं, पीटीसीएल भी वगैरह भी हैं। अब ये वो चीजें हैं जिनका सावधान है, अगर मेरे घर के अब पानी लीक हो गया है तो मुझे प्लम्बर चाहिए, या हम वो अमेरिका वाले तो है नहीं कि हम डू इट योरसेल्फ सीख लें। पंखा लाइट खराब हो गई है, किसी को तो बुलाएंगे आप, एसी नहीं चल रहा, गैस तो आपने डलवानी है। तो ये जो इस तरह की यूटिलिटी की सर्विसेज हैं ये चलती हैं हर टाइम पे। गाड़ी खराब हो गई है, फ्रिज काम नहीं कर रहा, आजकल आपको पता है फ्रिजों की सर्विस कितनी महंगी है, गैसों का क्या हाल हो चुका है। तो यही जब 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 टफ हालात आते हैं तो फिर आपकी ये कंपैरिजन बन जाता है। तो जब फ्रिज की कीमत जो 80,000 रुपया हो जाए तो साहब जरा जो जिसको पता है कि ये खराब हुआ है तो वो आपसे 10,000 रुपया भी ले ले तो आप कहेंगे यार तू 15 ले ले, तेरी मेहरबानी ठीक कर दे। हालात हाथ तंग है तो पुराने को ठीक करने का मैं आपसे 20,000 रुपया भी मांग लूं तो आप देंगे। आई समझ? नई गाड़ी आप नहीं ले सकते, सुबह दफ्तर जाना है आपने, आप मेरे पांव पकड़ेंगे, थोड़ी मेहरबानी रात नू काम कर दो तो यार पैसे ज्यादा लो, एनू किसी तरह सीधा कर दे, मेरा गेयर बक्सा बदल दे, वो बदले ना बदले आपको ठीक करके उसने इतने पैसे तो यूटिलिटी सर्विसेज या रिपेयर एंड मेंटेनेंस की डिमांड बढ़ जाती है। अच्छे हालात में जो चीजें हम घर से निकाल के बाहर फेंक देते हैं कि नहीं ले लेंगे, वर्थ नहीं करता, महंगाई के दौर में उन्हीं चीजों की मुरम्मत वर्थ करना शुरू हो जाती है। और यही फॉर्मूला रियल एस्टेट के ऊपर भी लागू है कि घरों की मुरम्मत
करने का बिजनेस बढ़ जाता है। ओके, इसी तरह आईटी एंड टेलीकॉम मैंने आपको बता दिया, गवर्नमेंट भी है, सॉफ्टवेयर है, आईटी है, आपका ट्रैवल बच जाए, आप जूम पे पैसे लगा देंगे, ट्रैवल बचता है, पेट्रोल बचता है आपका। अच्छा लैपटॉप आप ले लेंगे, जिससे आपको लग रहा है कि मेरे कहीं ना कहीं जो बाकी चीजें हैं ऑनलाइन में पढ़ लूंगा, मेरा पेट्रोल बच जाएगा, या ऑनलाइन में कुछ और कर लूंगा, या कोई बिजनेस कर लूंगा। इन चीजों की डिमांड बढ़ जाती है, जो अल्टीमेटली आपका बिल जो है वो कट डाउन करती हैं, या आपका टाइम रिलीव करती हैं। लोग इसी तरीके से अपनी, जब बुरे वक्त आते हैं तो लोगों को निकालना शुरू कर देते हैं और पैसे टेक्नोलॉजी में लगाना शुरू कर देते हैं कि यार गार्ड को निकाल दो, ऑटोमेटिक दरवाजा बाहर लगा दो, कैमरा बाहर लगा दो, गार्ड की छुट्टी करवा तो 25,000 महीने का मैंने पै रहा है, लाख रुपए का कैमरा सस्ता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इस सर्विस की, जो कि इंसानों को रिप्लेस करती है, ऑटोमेशन जिसे आप कहते हैं, जिससे आपका खर्चा बच जाता है, ओवरऑल चाहे वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। अब ये वो बिजनेसेस हैं जो कि बुरे वक्त में ऊपर चले जाते हैं, रिपेयर, मेंटेनेंस, आईटी, यूटिलिटी, प्लम्बिंग, सिविल का काम, इस तरह का काम। और जिनके पास पैसे होते हैं वो भी जब काम वेले होते हैं, जब पैसा आ रहा होता है तो उस वक्त बॉदर लोग नहीं करते, जब पैसा आना बंद होता है तो उस वक्त स्लो टाइम्स के अंदर फिर लोग रिपेयर्स वगैरह, सिस्टम को डेवलप करा लो, कंप्यूटराइजेशन करा लो, ये सीख लो। घर में टाइम ज़्यादा गुजारना है तो नया जनाब टेलीविजन को जरा ठीक करा लो, जरा इंटरनेट चंगा कर लो, बच्चों के साथ जरा घर में ये इंटरटेनमेंट हो जाया करेगी। फिर आपको वो चीज़ें घर के अंदर किचन अप्लायंसेस को ले लेंगे। यार कॉफ़ी मशीन काफ़ी बड़ी महंगी होगी, 300 रुपये की, यार 35,000 रुपये की घर मशीन ले लो कॉफ़ी बनाने वाली। फिर आप इस तरह की चीज़ों पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया, होम रिपेयर और मेंटेनेंस का, ये मार्केट बढ़ जाती है। अकाउंटिंग और टैक्स, ये मार्केट जो है ये स्टेबल रहती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का काम टैक्स की वाइज। इसी तरीके से फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो से हैं, लोगों के टफ हालात होते हैं, टैक्स कैसे बचाना है, पैसों को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, क्या करें क्या ना करें, स्टॉक में लगाएं ना लगाएं, ये सर्विसेज बढ़ जाती हैं। इसलिए इनको दुनिया में एसेंशियल सर्विसेज कहते हैं। ये इनके ऊपर वो बुरा वक्त इतना नहीं आता।